हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आप सभी को कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो देखिए, चलिए प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, आधार की त्रिज्या 70 है और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए, अगर इसका बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग को का फार्मूला नहीं भी पता होगा तो भी आप इसका क्या सही आंसर मार दीजिएगा। जैसे कि खाली आपको इतना पता होना चाहिए कि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई होता है। और पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान जो होता है 22/7, यानी कि जो 22 है वो क्या है 11 × 2। इसमें क्या होता है, ये 11 का क्या है मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल अब इसमें ढूंढ लीजिएगा कि ये चारों में से कौन 11 से कटता है। तो जो भी 11 से कटेगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक ये पहले 11 का मल्टीपल का रूल देख लीजिए। देख लिए, पहले कराए 11 के विभाज्यता के नियम, का नियम। देखिए, 11 के विभाज्यता के नियम है कि किसी भी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अगर अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। यानी कि अगर किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो, शून्य हो या 11 का मल्टीपल हो, मल्टीपल यानी कि क्या हो, गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगा, 11 से पूरे कट जाएगा हो, तो वह संख्या 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 11 से विभाज्य होगा। ठीक, कह रहा है कि अगर किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से कटने वाला हो तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए, जैसे में एग्जाम्पल हो गया 8 9 7, 8 7 15 हो जाएगा और 9 6 15, ये हो गया। और दूसरा हो गया 7 6 6 7 हो गया। उसी प्रकार 5 4 5 और 6 हो जाएगा। तो देखिए, ये सभी जो संख्या है क्या है, 11 से कटने वाला है। देखिए, यहाँ पे विषम स्थान कौन है, ये है 8 है और 7 है, तो ये दोनों का योग कितना हो गया, 15 हो गया। उसी प्रकार 9 और 6 का योग कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि ये दोनों का जो अंतर क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार इसमें देखिए, ये विषम स्थान ये 7 है और 6 है, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ये भी 11 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 और 5 क्या हो गया, 10
10 हो गया। उसी प्रकार 6 4 क्या हो गया 10, और 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा 11 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन कर रहा है यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें जो भी 11 से कटने वाला होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है 5 और 3, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 और 9 और 0 कितना हो गया 9 हो गया। 9 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया। क्या डिफरेंस क्या हो गया 1 हो गया। 1 11 से कटता है तो नहीं, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार देखिए 6 5 कितना हो गया 11 हो गया। 3 0 कितना हो गया 3 प्लस 0 कितना हो गया 3 हो गया। 11 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या 8 11 से कटता है तो नहीं, तो ये भी 11 से नहीं कटने वाला होगा। यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 6 कितना हो गया 12 हो गया, और 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि 12 और माइनस से 1 घटा देंगे कितना होगा 11। क्या 11 से कटता है तो कटता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, और 4 और 0 कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 4 हो गया। 4 में से 8 में से 4 घटाएंगे कितना हो गया 4 आ गया। क्या 4 11 से कटता है तो नहीं, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 से क्या कटने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको अगर बेसिक फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। देखिए इसका जो बेसिक होगा फार्मूला से, इसका जो बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। तो देखिए 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। अब आर का मान कितना दिया, आर दिया है 14 सेंटीमीटर, आर दिया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है आर दिया है 70 सेंटीमीटर, तो हो गया 70 सेंटीमीटर हो गया। और एच कितना दिया है 14 दिया है। अब इसको काट दे, 7 से कट गया, 10 मंतर में कट गया, ये 22 44 हो जाएगा। 44 में जब 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 4 56 हो जाएगा। 14 4 56 और 5 61 हो जाएगा। 14 4 56 और 1 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पहला क्वेश्चन समझ गए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पी क्यू आर के बीच 8400 रुपये को क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा क्या है। देखिए पी क्यू और आर के बीच बांटा जाता है किस अनुपात में 2/3 और 3 और 1 अनुपात में 1/3 के अनुपात में। यहाँ पे 3 जो अंश जो हर में है, हर में क्या है 3 और 3 है। 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोनों में क्या, तीनों में क्या कीजिएगा 3 3 से गुना कीजिएगा। 3 इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुना कर दीजिएगा। ये 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया। तो इसका जो हिस्सा का जो अनुपात हो जाएगा किस प्रकार हो जाएगा, ये 2 अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपात 9 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये कुल कितना हो गया 9 2 11 1 12 हो गया। ये 12 का मान कितना दिया है 8400 दिया है। 12 का मान दिया है 8400, कितना गुना है तो बरसते 84 700 गुना है। हमसे क्या पूछा है, किसका मान पूछा है, आर का मान पूछा है। तो आर का मान कितना है 1 है, तो इसमें भी क्या करेंगे 700 से गुना कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 700 रुपया, यानी कि जो 8400 रुपया है उसमें से जो आर का हिस्सा होगा 700 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंर 3 कह रहा है कि स्वाति 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। ठीक, रेवाती के साथ मिलकर करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा करता है। यदि रेवाती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवाती को कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा। देखिए अकेले जो है स्वाति जो है अकेले कितना दिन में करती है 16 दिन में करती है। और स्वाति प्लस रेवाती कितना दिन में करती है तो 128/17 दिन में, 128/17 दिन में करता है। ये हो गया डेज, हो गया ये डेज दिया है। देखिए अब क्या कीजिएगा 16 और 128/17 का क्या लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा। तो 16 और 128/17 का एलसीएम कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 16 और 128/17, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब देखिए जो भीनों का एलसीएम जो होता है, अगर भिन्न दे दिया उसका एलसीएम आपको निकालने के लिए का है तो किस प्रकार निकालेगा। तो भीनों का जो एलसीएम का जो फार्मूला होता है अंशों का एलसीएम लसा
और बटा हरों का मासा यानी कि HCF। उसी प्रकार अगर पूछ दे, कोई भिन्न दे दिया 2-4 को, पूछा कि इसका HCF क्या होगा, भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों का HCF, अंशों का HCF वटा हरों का LCM। ठीक है, अगर आपसे भिन्न दे दिया और पूछता है कुछ भिन्न का LCM क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, अंश का LCM निकाल दीजिएगा और वटा में हर का HCF निकाल के उसको भाग दीजिएगा। उसी प्रकार भिन्न का अगर HCF पूछे तो उसका जो होता है, ये अंशों का क्या निकालिएगा, HCF निकालिएगा और हरों का क्या निकाल दीजिएगा, LCM निकाल के भाग दीजिएगा, वो तो भिन्न का HCF आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन जब ये 16 और 128 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी कि 16 और 128 का एलसीएम और 16 बटा क्या हो जाएगा 1 और 17 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 128 बटा इसका 1 एलसीएम आएगा। 16 और 128 बटा 17 का जो एलसीएम आएगा 128 आएगा। ठीक, अब 16 से कितना मर्तन में करता है, 16 7 बोलो तो 16 28 से 8 मर्तन में करता है। ये 128 में 128 बटा 17 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। देखिए 128 हो गया, 128 में 128 बटा 17 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो 17 है ऊपर चल जाएगा, 17 यहाँ पे चल जाएगा, तो कट के कितना मर्तबे में कटा है, 17 मर्तबे में कट जाएगा। ठीक, तो जब 128 को 128 बटा 17 से भाग दीजिएगा तो 17 आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये एफिशिएंसी आ गया। ये जो आ गया 8 और 17 क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो एक दिन में जो शुरुआती है 8 काम करती है और एक दिन में शुरुआती प्लस रेवाती दोनों मिलकर 17 काम करते हैं। तो एक दिन में रेवाती कुल कितना काम करेगी, तो 17 माइनस 8 यानी कि 9 काम करेगी। और टोटल काम कितना है, टोटल काम यह है, टोटल वर्क या 128। तो अब कह रहा है कि तो काम पूरा करने में रेवाती को कितना दिन में लगेगा, यानी कि एक दिन में रेवाती 9 काम करती है। कितना काम करती है, 9 काम करती है। तो टोटल काम करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना 128 और बटा एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो यानी कि उसको जो टाइम लगेगा 128 बटा, उसको जो टाइम जो लगेगा कितना, रेवाती को जो टाइम लगेगा 128 बटा 9 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 128 बटा 9 दिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिलबंदी 22 दिन में कर सकता है, यानी कि 72 जिल्द साज है जो 720 पुस्तकों की जिलबंदी जो है 22 दिनों में करते हैं। उसी प्रकार पूछ रहा है कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिलबंदी करने के लिए कितने जिल्द साज की आवश्यकता हुई। ठीक, तो देखिए इसमें अगर क्या होता, इसमें कुछ फार्मूला बता देते हैं। जैसे में देखिए, अगर आदमी की संख्या, आदमी दिन समय और कार्य दिया हो, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, M1 D1 और M1 D1 H1 और बटा होता है W1 बराबर होता है M2 D2 और H2 बटा क्या होगा W2। उसी प्रकार आदमी दिया हो, दिन समय और कार्य दिया हो तो ये फार्मूला लगा। लेकिन आपको सिर्फ क्या दिया हो, आदमी और दिन दिया हो, आदमी दिन और समय दिया हो, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा M1 D1 और H1 बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 हो जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार अगर सिर्फ दिया हो, आदमी और दिन दिया हो तो होगा M1 और D1 बराबर M2 D2 हो जाएगा, D2। उसी प्रकार अगर दिया हो, आदमी दिया हो, दिन दिया हो और कार्य दिया हो, आदमी दिन और कार्य दिया हो, क्या आदमी दिन और कार्य दिया हो, तो इसका जो फार्मूला होता है M1 D1 और बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। ठीक,
इस पर कोई पूछा, सिर्फ आप इसको याद रखिएगा, जो आदमी होता है, आदमी की संख्या और कितना दिन कर रहा है और प्रत्येक दिन कितना घंटा कर रहा है वो ऊपरे हो जाता है, और जो कार्य जो करता है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। उसी प्रकार m1 d1 h1 बटा w1 बराबर होता है m2 क्या है, दूसरा जो काम कर रहा है उसमें दूसरे की आदमियों की संख्या, और ये हो गया दिनों की संख्या, और एच क्या हो गया, घंटों की संख्या प्रत्येक घंटा, और ये हो गया वर्ग हो गया। ठीक, इस प्रकार। तो अब चलिए क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 72 जिल्सात, यानी कि इसमें आदमियों की संख्या दिया, आदमियों की संख्या कितना दिया, 72 दिया। कर एक 720 पूछता है, 720 क्या हो गया, वर्ग हो गया, यानी कि 720 बटा में हो जाएगा। उसी प्रकार कर रहा है 22 दिन में करता है, कितना दिन में करता है, 22 दिन में करता है। यहाँ पे घंटा नहीं दिया, घंटा नहीं जिक्र किया, इसलिए घंटा को छोड़ देंगे। ये बराबर हो जाएगा, किसके हो जाएगा, 12 दिन में 660 पुस्तक, कितने पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्सात की आवश्यकता होगी। तो जिल्सात की संख्या नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना दिया, 12 दिन दिया, और वर्ग जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी कि वर्ग बटा में चल जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए, काटता है जो ये हो गया, कट गया 10 मतलब में, एक कट जाएगा 66 हो जाएगा। फिर देखिए ये हो जाएगा 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 11 से 66 हो जाएगा, और 6 से यहाँ पे कट गया 11 हो गया। यानी कि जो x का जो मान आया 11 इंटू 11 बराबर कितना आया, 121। यानी कि जिल्सादों की संख्या जो हो गया कितना हो गया, 121। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर कह रहा है कि एक व्यापारी, ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिर कह रहा है कि 5 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितना लाभ हुआ। ठीक, देखिए एक बार क्या किया, बढ़ा दिया, मतलब जो क्रय मूल्य था उसको बढ़ा दिया, फिर क्या किया, घटा दिया। तो अब पूछ रहा है कि उसको कितना लाभ होगा। तो देखिए इस प्रकार अगर एक बार सीपी को बढ़ाई, सीपी और किसी भी संख्या को अगर एक बार क्या करता है, बढ़ाता है, माना कि x% से क्या किया, बढ़ा दिया, 1% से बढ़ाया, और फिर 22% से क्या किया, घटा दिया। तो इसका जो प्रतिशत लाभ या जो हानि होगा वो इसको निकालने का जो फार्मूला प्रतिशत प्रॉफिट या जो लॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x + y और माइनस x इंटू वाई बट्टा क्या हो जाएगा, 100 होगा। अगर इसका मान पॉजिटिव आए तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यदि इसका मान नेगेटिव आए तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले क्या 50% बढ़ा दिया, यानी कि 50% बढ़ा दिया, उसके बाद क्या 20% घटा दिया, तो +20 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। पहले क्या 50% बढ़ाया तो प्लस हो गया, और फिर क्या 20% घटा दिया तो -20 हो जाएगा, -20, और फिर -50 इंटू 20/100 हो जाएगा। तो इसको आप काट दीजिए, 1 0 से कट गया, ये हो गया 50 और -20 और 5 दूनी 10 यानी कि 30। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन जो हो गया 20%, किसमें आया, प्लस में आया, यानी कि जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 20% का इसको लाभ होगा। यानी कि पहले जो 50% क्या करता है, अधिक करता है, उसके बाद 20% का छूट दे दिया, और उसके बाद पूछता है कि उसको कितना लाभ हुआ। तो देखिए 50% बढ़ाया तो 50 हो गया, फिर घटाया 20% तो माइनस का 20 हो गया, फिर 50 इंटू 20/100 से भाग दीजिएगा। ठीक, तो इसको काट दीजिएगा, 0 0 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 और 10 हो गया 30, 50 में से 30 घट गया, यानी कि 20%। या इसको आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, क्या 50% बढ़ा है। माना कि अगर सीपी कितना है, वो फर्स्ट तरीका, ये सेकंड तरीका देखिए, कह रहा है कि सीपी अगर 100 रुपया है तो पहले क्या करता है, इसको 50% बढ़ा देता है। 50% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, 150 हो गया। अब क्या करता है, इस पर 20% का छूट देता है, 20% का छूट दे दिया, इस पर 20% का छूट दे दिया, यानी कि 150 का 20% कितना होता है, 20% का मान होता है 1/5, यानी कि 1/5 यानी कि 5 से काटेगा तो 30 हो गया, यानी कि इस पर 30 रुपये का छूट दे, 30 का छूट दे, तो बेचा कितना में, 120 रुपये में बेचा, यानी कि 100 की वस्तु को कितना में बेच रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है। तो कितना का लाभ कमा रहा है, 20 का लाभ कमा रहा है, 20 का लाभ कमा रहा है। तो 100 में जो भी चेंज होता है वो परसेंट में चेंज होता है, यानी कि 20 का लाभ कमा रहा है, यानी कि लाभ कितना हो गया, 20% का हो गया। ठीक, तो समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर क्या रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि 0.1 का स्क्वायर दिया है प्लस दिया है 0.01 का स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक, 0.1 का स्क्वायर दिया है
और फिर दिया है 0.01 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01, और उसी प्रकार 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा 0.001 होगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो किस प्रकार जोड़ दीजिएगा, इस प्रकार इसको जोड़ना है। 0.01 हो गया, यहाँ पे 0.0001, इसको आप जोड़िएगा तो क्या आएगा 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 पॉइंट इतना, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.0101। ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु को 20% की छूट पे दी जाती है तो लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए ये भी वही क्वेश्चन कह रहा। पहले क्या क्या क्रय मूल्य को क्या क्या 60% से अधिक कर दिया तो 60% हो गया, फिर क्या क्या 20% से घटा दिया तो माइनस का हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर माइनस 60 इंटू 20 और बटा क्या हो जाएगा 100। और इसको काट दीजिए तो ये कट गया, यानी कि 60 और माइनस 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 बराबर 28 आ गया। ये क्या आ गया पॉजिटिव में आ गया, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट हो गया, प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। अगर सीपी 100 रुपया तो पहले क्या किया 60% बढ़ा दिया, यानी कि 60% ऐड कर दिया तो 100 का 60% कितना होता है 60 होता है, यानी कि 160 हो गया। अब इस पर क्या किया 20% का छूट दे दिया, यानी कि 20% का क्या क्या छूट दे दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये की वस्तु को 4 में भेज दिया, यानी कि इसमें जब 20% छूट देगा तो कितना का छूट देगा 32 का, तो बेचेगा कितना में 128 में, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को कितना बेच दिया 28 में बेचता है। कितना का लाभ कमा रहा है 28 रुपये का लाभ कमाया। और जो 100 में जो भी चेंज होता है वो कितना किस में होता है परसेंट में होता है, यानी कि जो कितना का लाभ क्या 28 का लाभ कमाया कितना पर 100 पर इंटू 100 हो जाएगा, कट गया तो ये हो गया 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हो गया फर्स्ट मेथड और ये हो गया सेकंड मेथड। ठीक है, जो भी आपको पसंद होगा उसको से आप बना लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना रुपए की राशि को 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं। 12 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन हम बार बार सेम रहता है, चाहे कितनों वर्ष के लिए करें मूलधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें साधारण ब्याज में जो होता है मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। जैसे कि देखिए माना कि 100 रुपये की राशि है, 100 रुपया वो मूलधन है, 100 रुपया के कोई उधार लिया। ठीक, और रेट कितना है, रेट जो दिया है 10%, टाइम जो दिया है 3 बरस। ठीक, टाइम जो दिया है 3 बरस दिया। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा S1 जो हो जाएगा साधारण पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसका 10%, यानी कि इसका 10% कितना होगा 10 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो भी क्या होगा इसका ही 10% हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया हो जाएगा। 100 का 10% कितना होता है 10 रुपया होता है। उसी प्रकार थर्ड वर्ष का भी जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसका 10%, यानी कि कितना हो गया 100 का 10% 10 रुपया, यानी कि जो तो 3 वर्ष में 100 का अगर 100 रुपये की राशि उधार लेता है 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में जो टोटल जो साधारण ब्याज हो गया एसआई जो हो जाएगा वो कितना होगा 30 रुपया हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये किस पर लेता, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता ब्याज तो क्या होता, तो देखिए अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता 100 रुपया का, अगर 100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता 3 वर्ष के लिए 10% की दर से तो क्या होता। देखिए ये पहला वर्ष के लिए कितना लिया 10% की दर से लिया, तो जो सीआई जो पहले वर्ष के लिए होगा कितना हो जाएगा सीआई जो हो गया 100 का 10%, यानी कि 10 हो गया। अब ये 10 रुपया ब्याज हो गया। अब जो दूसरा जो सीआई होगा सेकंड वर्ष का जो सीआई जो हो जाएगा, सेकंड वर्ष का सीआई हो जाएगा ये अब 10 रुपये पर भी 10% का ब्याज लेगा और प्लस 100 रुपया पर भी 10% का ब्याज लेगा। यानी कि इसके लिए सेकंड वर्ष के लिए जो मिश्रधन जो हो जाएगा, जो मूलधन जो हो जाएगा सेकंड वर्ष के लिए यहाँ पे मिश्रधन कितना हो गया, यहाँ पे जो मिश्रधन जो हो गया A1 जो हो गया सेकंड वर्ष के लिए जो मिश्रधन हो गया वो थर्ड वर्ष जो सेकंड वर्ष जो फर्स्ट वर्ष का जो मिश्रधन हो गया वो सेकंड वर्ष का क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 रुपया और 110 रुपया हो गया। अब इस पर जो सेकंड वर्ष का ब्याज जो चलेगा इस पर चलेगा, इस पर 10% लेगा, तो इस पर 10% कितना होगा सेकंड 110 का 10% हो गया, यानी कि 11 रुपये, यानी कि सेकंड वर्ष का जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया चक्रवृद्धि 11 रुपया होगा। उसी प्रकार अगर थर्ड वर्ष का क्या होता है, थर्ड वर्ष का जो हो जाएगा
जो सेकंड वर्ष का जो अब सेकंड वर्ष का कितना आ गया 110 रुपया ये और एक 11 रुपया ये हो गया, यानी कि 121 रुपया जो हो गया सेकंड वर्ष का थर्ड वर्ष के लिए जो सेकंड वर्ष के लिए जो मिश्रण जो हो गया वो कितना हो गया 121 रुपया हो गया 121, और थर्ड वर्ष का क्या हो जाएगा ये मूलधन हो जाएगा, यानी कि P3 हो जाएगा, P3 हो जाएगा। थर्ड वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। अब इस पर ये ब्याज लेगा 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 121 का 10% 12.1 हो गया, यानी कि जो SCI3 हो गया, यानी कि तीसरे वर्ष का मिश्रण हो गया ब्याज हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 11, 10, 21 और 12 33.1 हो गया, यानी कि CI जो तीसरे वर्ष के लिए हो गया 33 पॉइंट कितना हो गया 1 रुपया। यानी कि अगर 100 रुपये की वस्तु 10% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है तो उसमें 100 रुपया उसका साधारण ब्याज होता, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वही होता तो 3 वर्ष में उसको 33.1 रुपया चुकाना पड़ता। कितना ज़्यादा चुकाना पड़ता 3.1 रुपया उसको ज़्यादा देना पड़ता अगर वही चक्रवृद्धि ब्याज पे लेता। तो अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि इतना की राशि 80% की दर से अर्धवार्षिक में क्या होता है जो टाइम जो हो जाता है डबल हो जाता है और जो रेट हो जाता है आधा हो जाता है। तो देखिए ये हो गया 12 साल हो गया। अब इसको क्या क्या 2 वर्ष में अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना में इसको ब्याज काउंट किया जाता है, यानी कि ये भी हो गया 6 मंथ हो गया और यहाँ पे भी 6 मंथ हो गया अब जो ब्याज देखिए 12 महीना का जो ब्याज दिया 80% हो गया, तो एक 6 महीना के ब्याज कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, 40% यहाँ पे भी 40% यहाँ पे भी। अब जो कुल जो इंटरेस्ट होगा जो SI जो हो CI जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या होगा 40% और 40% का सक्सेसिव हो जाएगा, यानी कि 40% और 40% का सक्सेसिव कितना होता है 40 × 40 + 40 और प्लस हो जाएगा 40 × 40 और बटा 100 हो जाएगा, यानी कितना हो गया इसको हल कीजिएगा तो कट गया, यानी कि 40 40 80 और 416 96%, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा मूलधन का 96% होगा। क्या होगा मूलधन का 96% होगा। मूलधन कितना दिया 9000, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा CI जो हो जाएगा इसका 9000 का 96% हो जाएगा। 96% का मतलब 96/100 कट गया, फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा हो गया, और 9 9 81 और 5 86, यानी कि 96, 9 छक्का 54 और 9 9 81 5 86 8640 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 12 महीना में वो 8640 रुपया होगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी। समझ गए हो? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, यानी कि धनराशि का 2/5 है, जिसके साथ का लगा है वो इसका मान नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि धनराशि जो हो जाएगा मूलधन जो हो जाएगा 5 हो जाएगा और साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ऊपर वाला, यानी कि अंश वाला, यानी कि 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि टाइम जो दिया है 5 वर्ष दिया, टाइम जो दिया है कितना दिया है 5 वर्ष दिया, तो हमसे रेट पूछा। तो देखिए ब्याज जो होता है साधारण ब्याज होता है, क्या होता है साधारण ब्याज जो होता है मूलधन इंटू समय गुने दर बटा 100 होता है। तो साधारण ब्याज कितना दिया है 2 दिया है, मूलधन कितना है 5 है और टाइम कितना दिया है 5 दिया और रेट कितना हो जाएगा R बटा 100। इसको हल कीजिए तो ये 5 5 25 100 हो गया, यानी कि जो R का मान हो गया 4 × 2 = 8%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर कह रहा है 10 कर रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक। 5 संख्याओं का औसत 32 दिया, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 संख्या दिया है, उसमें इससे कह रहा है कि एक संख्या हटा दिया, जिससे जो बाकी जो 4 संख्या बच गया उसका औसत क्या हो गया 28 हो गया, मतलब औसत में 4 की कमी हो गया। अगर 5 संख्याओं का औसत 32 है और जो संख्या हटाता अगर 32 ही हटाता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो संख्या हटाया वो 32 से कितना ज़्यादा हटा दिया 32, और प्रत्येक संख्या में देखिए एवरेज 32 था 28 हो गया, यानी कि एवरेज में 4 की कमी हो गया, यानी कि अब शेष संख्या कितना बच गया 1 जब निकाल दिया तो कितना संख्या बच गया 4, और प्रत्येक में कितना की
कमी कर दिया, 4 की कमी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इतना इस संख्या एवरेज जो था उससे इतना 4 × 4 क्या ज़्यादा था, तो जो एवरेज तो जो निकाली गई संख्या हो जाएगा 32 + 16 हो जाएगा, यानी कि 32 + 16 यानी कि कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि अगर 32 की संख्या हटा निकालता, जितना एवरेज था वही संख्या अगर निकालता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एवरेज जो निकाला वो जो संख्या जो हटा उसको हटाने के बाद जो एवरेज में 4 से कमी कर दिया, यानी कि जो हटाई गई संख्या जो हो जाएगा 32 से कितना ज़्यादा था, 32, और टोटल कितना संख्या बच गया, 4 संख्या बच गया, और 4 संख्या बच गया, एवरेज में भी क्या किया, 4 की कमी कर दिया, तो जो संख्या जो हटाए वो कितना हो जाएगा, 32 + 4 × 4 हो जाएगा, यानी कि 32 + 16 = 48 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक की समान संख्या में मिले, यानी कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या पूछा कि इतना इतना को बांटला पर सभी को समान संख्या में मिले। तो जब अधिकतम संख्या पूछे तो इसका क्या करना, 1003 और इतना का क्या निकालना है, 2703 का HCF निकालना है। तो देखिए 1003 इसका जो गुणनफल करेंगे तो कितना से कटेगा, ये कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से 7 3 0 7 का 7 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से भी नहीं कट रहा, 13 63 91 9 3 भी नहीं कट रहा, तो 17 5 85 और 15 17 नंबर 53, यानी कि कट रहा है 17 से, 17 5 85 17 नंबर 53 से। उसी प्रकार 2703 के देखिए 2703 ये भी क्या 17 से कटेगा, 17 इंटू हो जाएगा 17 एक मरतबे में, और 10 0 17 5 85 और 17 नंबर 53 से, यानी कितना हो गया, यानी कि जो इसका HCF हो जाएगा और जो कॉमन है वो उसका HCF हो जाएगा, इसका HCF जो हो जाएगा 17, यानी कि कह रहा है कि चॉकलेटों की संख्या प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रत्येक की समान संख्या मिले, यानी कि कह रहा है कि विद्यार्थियों का अधिकतम संख्या, तो विद्यार्थियों की जो अधिकतम संख्या हो जाएगा ये दोनों का HCF, यानी कि HCF कितना है 17 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 11 नंबर समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 3 नोटबुक 6 पेन का 3 नोटबुक और 6 पेन का जो मूल्य दिया है 3000 रुपया दिया है, और कह रहा है उतने ही पैसे मतलब 3000 रुपया में एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। तो फिर कह रहा है कि राजू को 12 पेन खरीदने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। ठीक, यहाँ पे दिया 3 नोटबुक दिया, 3 नोटबुक और फिर दिया है 6 पेन। 6 पेन का जो मूल्य दिया है कितना दिया, 3000 रुपया दिया, 3000 रुपया दिया। ठीक, अब कह रहा है नेक्स्ट में को दूसरा में कह रहा कि एक व्यक्ति एक नोटबुक और प्लस 12 पेन खरीदता है, ये भी 3000 रुपये में खरीदता है, 3000 रुपये में खरीदा है। तो हमसे पूछा है कि 15 पेन का मूल्य क्या होगा। तो देखिए पेन यहाँ पे दिया, तो आप क्या कीजिए, पेन का मान हमको निकालना है तो नोटबुक को हम घटा देंगे, तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करके तो इसमें माइनस कर देंगे, तो इसमें 3 से गुना करके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n और 12 36 पी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 9000 हो जाएगा, 9000। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक कट गया, ये हो जाएगा 36 में से 6 घट गया, यानी कि 30 पी हो जाएगा, माइनस का 30 पी, और ये हो जाएगा 6000 रुपया, 6000 रुपया माइनस कट गया, यानी कि 30 पेन का जो कीमत हो गया कितना हो गया 6000 रुपया हो गया। तो पूछा है कि 15 पेन का कीमत कितना हो जाएगा, यानी कि इसका सिर्फ क्या किया आधा किया, तो 15 पेन का जो कीमत हो जाएगा इसका भी मूल्य भी आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा 15 पेन का मूल्य। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 का राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 13 नंबर, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 6 गो का CP जो दिया है वो 5 गो का क्या दिया है SP के बराबर दिया, यानी कि यहाँ से CP और SP का जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, यानी कि 5 की वस्तु को कितना बेच दिया, 6 में बेच दिया, कितना का लाभ कमाया 1 का लाभ कमाया, तो जो प्रतिशत प्रॉफिट जो हो जाएगा कितना 1 का लाभ कमाया कितना पर 5 पर इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 20%, यानी कि जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो 20%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या तो जो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, यानी कि जो एक और दो वैसी
संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भाज्य ना हो, अतिरिक्त किसी और से भाज्य ना हो, मतलब विभाज्य ना हो। ठीक, विभाज्य ना हो। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी प्रकार हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या से। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। और दूसरा पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, विषम अभाज्य संख्या। और जो तीसरा इसी में पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए अभाज्य संख्या तो बता दिए कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो एक और स्वयं का अतिरिक्त किसी और से ना काटे, जैसे 2, 3, 5, 11, 13 इस प्रकार और भी होगा आगे। तो देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2 हो जाएगा। तो इसका जो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा 2। उसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन का रहा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 2 क्या, ये तो सम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगा 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार जो थर्ड क्वेश्चन का रहा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, ये 2 है। तो 2 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2। एकमात्र सम संख्या 2 ही है जो सम संख्या होते हुए भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। और कोई भी ऐसा सम संख्या ना है जो अभाज्य संख्या, एकमात्र 2 ही सम संख्या ऐसे है जो सम संख्या होते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो समझ गए हो। तो चलिए आप क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या। तो 32 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया और 31 हो गया। 32 से पहले अभाज्य संख्या ये है। और सभी का क्या औसत निकालना। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सब जितना संख्या उससे भाग देते हैं। तो पहले जोड़ लीजिए 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18, 3, 21, 7, 28, 28, 9, 37, 37, 3, 37, 3, 40, 9, 40, 9 यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 17, 19 और 23 और 23 के बाद 29, 31। ठीक, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18, 3, 21, 7, 28, 28, 9, 37 हो जाएगा और 37, 3, 40 और 40, 9, 49 और 1, 50 हो गया, 0 हो गया। फिर 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, 5, 16 हो गया। इतना हो गया। कितना संख्या, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 संख्या। इसको जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 11, 5, 0 हो जाएगा, 11, 44 हो जाएगा। फिर 6, 0 हो जाएगा, 11, 6, 0 का मतलब 11, 5, 55, फिर 4, 11, 44 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14.54 इसका राइट आंसर होगा। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या का जो औसत होगा 14.54। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 15 नंबर कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया 720 दिया, उनके महत्तम समवर्तक 4 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो देखिए जो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ का, 2 संख्या का गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाता है। तो जो एलसीएम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 720 दिया और एचसीएफ कितना दिया, 4 दिया। इसको काट दीजिए तो हो जाएगा
यहाँ 18 72 18 180, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ दिया, यहाँ पे तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होता है LCM इंटू HCF होता है। ठीक, अब यहीं पे आपसे पूछ दे कि पांच संख्याओं का LCM 80 है तथा HCF 5 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, आप तो दो संख्याओं के बारे में जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है HCF इंटू LCF होता है, लेकिन यहीं पे दे दिया कि पांच संख्याओं का LCM 80 दिया है, HCF 5 दिया है, तो उसका पांचों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये नहीं पता होगा। तो देखिए इसको क्या होता है, इस जो पांच संख्याओं का जो गुणनफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो ये गुणनफल होगा पांच संख्याओं का जो गुणनफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, गुणनफल जो पांच संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला है HCF पे पावर जो संख्या दिया n-1 हो जाएगा और इंटू LCM हो जाएगा। क्या? HCF पे पावर n-1, यानी कि अगर एक n संख्याओं का HCF दिया है और LCM दिया है तो n संख्याओं का जो गुणनफल हो जाएगा, n संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा n संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा HCF पे पावर n-1 और इंटू LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पांच संख्या तो HCF कितना दिया, HCF दिया है 5 दिया और संख्या कितना है, 5 संख्या है, तो 5 - 1 और इंटू LCM कितना दिया, 80 दिया। तो इसका जो पांच संख्या का जो गुणनफल हो जाएगा 5 पे पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 पे पावर 4 इंटू 80। समझ गए? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का 16 नंबर, एक गोली की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है। 50% का मतलब क्या होता है? 50% का जो मतलब होता है वो होता है 1/2। यानी कि अगर कोई संख्या 2 है तो उसमें क्या कर दिया, 1 की वृद्धि कर दिया, तो यानी कि 3 कर दिया। यहाँ पे देखिए गोली की त्रिज्या में वृद्धि करता है 50% और आयतन पूछा, तो आयतन जो होता है गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r³। यहाँ पे देखिए ये वाला तो कांस्टेंट रहता है, चेंज जो होता है r ही चेंज होता है। तो इसमें क्या रहा है कि त्रिज्या में क्या करा, 50% की वृद्धि करा, तो आयतन में r का क्या होता है, q होता है। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, q कर देंगे। यानी कि जो आयतन का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 का q हो जाएगा 8, रेशियो हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी कि अगर वृद्धि करने के बाद कितना हो, 8 पहले था, अब कितना हो गया, 27 हो गया। कितना बढ़ गया, तो प्लस का 19 हो गया। तो परसेंट में वृद्धि कितना होगा, प्रतिशत जो वृद्धि हो गया वो कितना हो गया, तो वृद्धि हो गया कितना का, 19 का, कितना पर, 8 पर इंटू 100, यानी कि जो वृद्धि हो गया 1900/8% हो गया। इसको जब भाग दीजिए कितना होगा, 8 दूनी 16, 3 0, 8 या 24, 6 0 और 8 7 56 हो जाएगा, 8 5 40। यानी कि जो इसका जो प्रतिशत वृद्धि होगा 237.5%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 237.5% 16 का। तो समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 384 मीटर लंबी एक गाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में, 12 सेकंड में पार करती है। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करते हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछा। देखिए कोई भी अगर रेलगाड़ी खंभा को पार करता, इसका मतलब वो अपनी लंबाई को पार करेगा। तो देखिए जो खंभा को कितना सेकंड में पार करता है, 12 सेकंड में पार करता है। यानी कि वो जो 384 मीटर की जो लंबाई है, जो लंबी ट्रेन है, वो अपने खुद दूरी को पार कर रहा है 12 सेकंड में। यानी कि जो पहला जो ट्रेन है उसका फर्स्ट ट्रेन की जो चाल हो जाएगा, कि चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 12 सेकंड, यानी कि कितना दूरी तय करता है, 384, कितना सेकंड में, 12 सेकंड में। यानी कि 12 या 36 और 12 दूनी 24,
32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा पहला ट्रेन की चाल। फिर क्या सेकंड जो कह रहा है, आगे जो कह रहा है कि उसी पर क्या 12 सेकंड पार करते हैं। फिर क्या विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, यानी कि इतने लंबाई की एक और ट्रेन है वो विपरीत दिशा में आ रही है और दोनों फिर 12 सेकंड में एक दूसरे को ट्रेन को पार कर जाती है। यानी कि अब जो चाल हो जाएगा, सेकंड ट्रेन की जो चाल मान लेते हैं, सेकंड की जो चाल की स्पीड जो मान लेते हैं x मीटर का जो स्पीड हो जाएगा x मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब विपरीत दिशा में आ रहा है तो विपरीत दिशा में आ रहा है तो क्या होगा, दूरी जुड़ जाएगा और दूरी जुड़ जाएगा तो दूरी कितना होगा, दूरी बराबर होता है जो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो दोनों का जो विपरीत दिशा में तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा यानी कि x और प्लस 32 हो जाएगा। कुल कितना दूरी तय करेगा, यानी कि 384 और 384 इंटू 2 तय करेगा। कितना में तय करता है, टाइम दिया है 12 सेकंड का टाइम दिया है 12, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि जो x प्लस 64 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो x का मान आ गया 64 और माइनस 32 यानी कि 32 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो सेकंड ट्रेन की चाल था वो कितना था, 32 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन दोनों की चाल कितना है, 32 पर सेकंड, दोनों का चाल क्या है, बराबर दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x रेशियो y का मान पूछा था। x का 45% बराबर दिया है y के 15% का, परसेंट से परसेंट कट गया, ये कट जाएगा 15 या 45 और ये होगा 1 हो जाएगा। यानी कि x बटा y का जो मान आ गया कितना आ गया, 1/3 हो गया। यानी कि x अनुपात y बराबर हो जाएगा 1/3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 है, यदि लाभ 25% है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि अगर कोई 4 की वस्तु है तो उसे 1 लाख पर 5 रुपये में बेच देता है। यानी कि CP और SP का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 की वस्तु को 1 लाख पर बेच देता है, यानी कि 5 हो गया। 4 की वस्तु को 5 में बेचा तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। 4 की वस्तु को कितना बेचा, 5 में बेचा, लेकिन बेच कितना में रहा है, 6, 8, 7, 5, कितना गुना है, तो 5 इकाई 5 हो जाएगा और 5 या 15 और 3 7 5 7 35 25 1375 गुना। तो CP जो भी ये भी हो जाएगा 1375 गुना, 1300 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौ 5200 हो जाएगा और 75 चौके 300 हो गया, यानी कि 52 3 5500 रुपया हो जाएगा। यानी कि इसका जो CP जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5500, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5500। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का रहा है, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का पूछा 35%। मान लेते हैं संख्या कितना, x है, इसका 20% का मान कितना होता है, 20% जो होता है 1/5 होता है। उसी प्रकार 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4 होता है। तो x के 20% यानी कि 1/5 का 25% 1/4 बराबर है कितना के, 250 के बराबर है। तो पूछा है x का 35% जो होता है 7/20 होता है। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 520 और इंटू 250 हो गया। अभी एक संख्या जो हो गया x बराबर हो गया 20 इंटू 250, लेकिन हमसे पूछा क्या, इसका 35% है। इसका जो 35% हो जाएगा 7/20, यानी कि ये कट गया तो हो जाएगा 25 7 1750, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि x जो का 35% जो हो गया, x का 35% बराबर हो गया 1750। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे मैं 20 प्रश्नों को सॉल्यूशन करा दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल मैं इसका जो कल मैं आज जो SSC GD के 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड के 20 प्रश्नों के मैथ्स का सॉल्यूशन करा दिया हूं। और जो कल की जो वीडियो आएगा उसमें मैं 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कल शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।